कर्नाटक की जीत के यूं तो कई हीरो दिखाई देते हैं। कांग्रेस की इस जीत में एक ऐसा भी हीरो है जो पर्दे के पीछे था। हालांकि मैंने ये रिपोर्ट आपको पहले ही दिखाई थी और इस रिपोर्ट में हमने आपको बताया था कि कांग्रेस की रणनीति को कौन बना रहा है, कैसे काउंटर किया जा रहा है, क्या बीजेपी की जो जबरदस्त रणनीति कही जाती है उसको काउंटर करने वाला कोई मिल गया है। आपको याद होगा एक समय था जब प्रशांत किशोर और कांग्रेस की बहुत नज़दीकियां देखने को मिली थी। इतनी नज़दीकियां थी कि प्रशांत किशोर कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं, इस बात की चर्चा भी चल रही थी, लेकिन बात नहीं बन पाई क्योंकि जो वो बड़ा पद चाह रहे थे, फ्री एंड चाह रहे थे, उसको लेकर कांग्रेस के कई नेता सहमत नहीं थे। बहरहाल एक और चेहरा जो प्रशांत किशोर के साथ में ही कभी किसी ज़माने में रहा, वो कांग्रेस के साथ में स्ट्रैटेजी बनाने के लिए आया और उनकी स्ट्रैटेजी बहुत शानदार साबित हुई। भारत जोड़ो यात्रा, उसके बाद कर्नाटक चुनाव और अब मध्य प्रदेश में क्या रणनीति बन रही है, ये मैं आपको इस रिपोर्ट में बताता हूं। ये सारी रणनीति जिन्होंने बनाई और इस प्रचंड जीत के पीछे जिनका हाथ बताया जा रहा है, उनका नाम है सुनील कानूगोलू। आज बात करते हैं सुनील कानूगोलू की इस चुनावी रणनीति के बारे में, जिसकी बदौलत कर्नाटक में कांग्रेस को बम्पर जीत मिली। पीएम मोदी और सीएम योगी की नैया पार लगाने वाला शख्स हैं सुनील कानूगोलू। कर्नाटक के बाद अब मध्य प्रदेश में क्या ये कांग्रेस की सरकार बनाएंगे, इनसे उम्मीदें बहुत हो गई हैं कांग्रेस को। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर के सहयोगी रहे हैं सुनील कानूगोलू। उन्होंने अपनी टीम बनाई फिर और कांग्रेस के लिए रणनीति बना रहे हैं। सुनील कानूगोलू इन दिनों कांग्रेस के लिए ही काम कर रहे हैं। ऐसे में आइए हम आपको बताते हैं कि कौन है सुनील कानूगोलू और जैसा मैंने कहा मध्य प्रदेश के लिए क्या नई रणनीति बना रहे हैं, और सबसे महत्वपूर्ण बात कर्नाटक के लिए उन्होंने क्या क्या बड़ी बातें कही थी या बड़ी बातें सुझाई थी जिन पर चलते हुए कांग्रेस को ये जीत मिली है। कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस की जीत के पीछे सुनील कानूगोलू का नाम बताया गया। कांग्रेस को जीत के लिए रणनीति बनाकर दी, काम भी आई है। यही वजह है कि कांग्रेस की जीत का क्रेडिट कांग्रेस के दिग्गज नेताओं के साथ साथ कानूगोलू को भी दिया जा रहा है। आपको बता दें कि कांग्रेस ने चुनाव को ध्यान में रखते हुए 2024 का लोकसभा चुनाव खासतौर पर ध्यान में रखते हुए पिछले साल ही मार्च में टास्क फोर्स का गठन किया था। इसमें सुनील कानूगोलू को बतौर चुनावी रणनीतिकार टीम में शामिल किया गया। चुनावी रणनीतिकार सुनील कानूगोलू को कांग्रेस का प्रशांत किशोर भी कहा जाता है। ऐसे में आइए आज हम आपको बताते हैं कौन है सुनील कानूगोलू, जिनके सहारे कांग्रेस 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ने वाली है। आमतौर पर मीडिया की सुर्खियों से दूर रहने वाले सुनील कानूगोलू बहुत ही मंझे हुए चुनावी रणनीतिकार हैं, जो पीएम मोदी को पहली बार प्रधानमंत्री बनाने और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को पहली बार मुख्यमंत्री बनाने में भी भागीदारी निभा चुके हैं। कांग्रेस के प्रमुख रणनीतिकार हैं सुनील कानूगोलू। सुनील कानूगोलू ही वो शख्स हैं जो कर्नाटक में कांग्रेस के प्रमुख रणनीतिकारों में से एक हैं। पूरे चुनाव के दौरान उन्होंने ये तय किया कि जनता के साथ व्यापक और विस्तृत संपर्क हो, इसके लिए रणनीतियाँ तैयार की। बीजेपी की ओर से दिए जा रहे चुनावी भाषणों और एजेंडे की भी काट निकाली और भ्रष्टाचार और कुशासन के आरोपों में उलझी भाजपा शासित सरकार को बेनकाब किया। विधानसभा चुनाव में इतनी बड़ी सफलता हासिल करने का श्रेय पूरे कांग्रेस काडर को जाता है, लेकिन सुनील कानूगोलू चुनाव प्रचार के लिए नए नए तरीके ईजाद करने, लोगों की नब्ज जानने के लिए अलग अलग सर्वे लाने और इस तरह से एक उम्मीदवार को विजय दिलाने के लिए बधाई के पात्र हैं। कहा जाता है कि सुनील भी प्रशांत किशोर की तरह इवेंट और मीडिया मैनेजमेंट में माहिर हैं। कर्नाटक में भी कई सारे चुनावी कैंपेन उन्हीं के डिज़ाइन किए हुए हैं। चुनाव से पहले कांग्रेस का सबसे बड़ा कैंपेन कौन सा चला? पे सीएम। जी हाँ, ये पे सीएम का कैंपेन जो चर्चित रहा, ये सुनील कानूगोलू का ही आइडिया था। दरअसल राज्य के कॉन्ट्रैक्टर्स ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखकर राज्य की बीजेपी सरकार पर बड़ा आरोप लगाया था। आरोप यह था कि राज्य सरकार हर काम के लिए 40% कमीशन मांगती है। इस मुद्दे को विपक्ष ने लपक लिया। कांग्रेस ने बीजेपी सरकार को 40% वाली सरकार का तमगा दे दिया। पिछले साल सितंबर में कांग्रेस ने कमीशनखोरी के आरोपों पर बाकायदा एक कैंपेन लॉन्च कर दिया था। दीवारों पर पे सीएम के पोस्टर चिपकाए गए थे, क्यूआर कोड की तरह, आपने देखा होगा, बड़े चर्चित हुए थे। इसमें क्यूआर कोड की तरह एक कोड बनाया गया था और इसमें सीएम बसवराज बोम्मई की तस्वीर थी और लिखा था यहाँ 40% स्वीकार किया जाता है, पे सीएम। यहाँ तक कि कांग्रेस ने 40% सरकार नाम की एक वेबसाइट भी लॉन्च कर दी थी। पूरे चुनाव के दौरान 40% एक कीवर्ड बना रहा, जिसको लगातार राहुल गांधी भी उठाते रहे। इसी तरह नंदिनी और अमूल के बीच में विवाद को कन्नड़ अस्मिता से जोड़ना उन्हीं की रणनीति का हिस्सा रहा। भारत जोड़ो यात्रा के भी वो रणनीतिकार रहे हैं और भारत जोड़ो यात्रा का रिस्पांस प्रियंका खुद कह रही हैं कि जिन सीटों पर गए राहुल गांधी, करीब 91 सीटें बता रहे थे, और उनमें जो प्रभाव जहां पर पड़ा उनकी यात्रा का, उनमें 75% सीटें जो हैं वो जीत कर लाए हैं राहुल। तो प्रियंका खुद कह रही हैं कि भारत जोड़ो यात्रा का बड़ा फ़ायदा मिला है। इसके रणनीतिकार भी सुनील कानूगोलू हैं। कर्नाटक के मूल निवासी होने के बावजूद सुनील की परवरिश चेन्नई में हुई है। एक मामूली प्रोफाइल रखने के बावजूद सुनील राजनीतिक क्षेत्र में काफ़ी पसंद किए जाते हैं।
पिछले साल वो कांग्रेस के साथ जुड़े और उन्होंने सबसे पुरानी पार्टी के लिए रणनीति बनानी शुरू की थी। कन्याकुमारी से कश्मीर तक राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का श्रेय भी उन्हें दिया जाता है। दिलचस्प बात यह है कि कर्नाटक में 2018 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने भाजपा के साथ काम किया था, जो राज्य में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी थी। इस बार भी सुनील विजयी पक्ष में है। यह पहला मौका नहीं है जब सुनील कानुगोलू किसी राजनीतिक दल से चुनावी रणनीतिकार के तौर पर जुड़े। इससे पहले वो डीएमके, एआईएडीएमके और भारतीय जनता पार्टी के लिए भी रणनीति तैयार कर चुके हैं। ऐसे में आइए हम आपको उनका थोड़ा सा प्रोफाइल बता देते हैं कि कौन है सुनील कानुगोलू। वो मूलतः कर्नाटक के बेल्लारी के रहने वाले हैं। कर्नाटक जहां चुनाव हुआ उनका गृह प्रदेश था। वो भाजपा के प्रचार अभियान से जुड़े संगठन एसोसिएशन ऑफ ब्रिलियंट माइंड्स के संस्थापकों में से एक हैं। अभी वो माइंड शेयर एनालिटिक्स का नेतृत्व कर रहे हैं। 14 चुनाव में शामिल हो चुके हैं और सुनील कानुगोलू ने 1 साल पहले ही कांग्रेस की टीम को ज्वाइन किया है। मोदी योगी के लिए भी काम कर चुके हैं, उनके लिए भी रणनीति बना चुके हैं। चुनावी रणनीति बनाने वाले सुनील कानुगोलू का सबसे बड़ा योगदान 2017 के यूपी विधानसभा चुनाव में बीजेपी की शानदार जीत माना जाता है। लेकिन उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की पहली सरकार बनवाने के महत्वपूर्ण शिल्पकार बनने से पहले से ही इनका भारतीय जनता पार्टी के साथ पेशेवर ताल्लुकात कायम हो चुके थे। चुनाव रणनीति बनाने में प्रशांत किशोर ने एक तरह से इनके उस्ताद की भूमिका निभाई, जिन्होंने 2014 के लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी के चुनाव अभियान वाली टीम में इन्हें भी शामिल किया था। कानुगोलू तब प्रशांत किशोर के साथ थे जब 2014 में वो नरेंद्र मोदी के लिए चुनावी रणनीति बना रहे थे। तब मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे और प्रशांत के चुनावी प्रबंधन के बाद पीएम बने थे। इसके बाद प्रशांत किशोर पीएम मोदी और भाजपा दोनों से अलग हो गए और कांग्रेस समेत कई क्षेत्रीय पार्टियों के साथ काम किया। प्रशांत किशोर के सहयोगी के रूप में कानुगोलू ने पूर्व में भाजपा, द्रमुक, अन्ना द्रमुक और अकाली दल के साथ काम किया था। देखिए, एक व्यक्ति कभी भी कोई चुनाव नहीं जिता सकता है, बात सही है। ये पूरा टीम एफर्ट होता है, लेकिन टीम सिंक में आए के लिए एक सही रणनीति की आवश्यकता होती है। इसीलिए भारतीय राजनीति में अब धीरे धीरे चुनावी रणनीतिकारों का, प्रशांत किशोर हालांकि इस कल्चर को लेकर आए और ये देखा गया कि जिसके साथ जुड़ते थे उसको काफ़ी फ़ायदा होता था। हालांकि खुद अपने आप में चुनावी रणनीतिकार होते हैं तमाम राजनीतिक दल और इनके मंझे हुए नेता। इसके बावजूद एक्सपर्ट्स की ज़रूरत होती है, एनालिटिक्स की ज़रूरत होती है, मुद्दों की ज़रूरत होती है। और कांग्रेस में एक बड़े बदलाव की बात हाल के दिनों में कही जाती है। वो बड़ा बदलाव यही है कि अभी तक अपने नेताओं पर या पुरानी स्ट्रैटेजीज पर या बड़े बड़े नामों के इर्द गिर्द जो रणनीति घूमती थी वो अब इन रणनीतिकारों के हिसाब से भी चल रही है। जब फायदा हो रहा है तो, और ये राहुल की सोच भी कह सकते हैं, प्रियंका की सोच भी कह सकते हैं, ये युवा हैं, ये जानते हैं कि इन रणनीतिकारों का कितना फायदा हो सकता है। सो सुनील कानुगोलू अब मध्य प्रदेश के लिए रणनीति बना रहे हैं। देखना है कि मध्य प्रदेश में कर्नाटक की तरह कौन सा दिलचस्प मुद्दा सामने आता है। कर्नाटक के चुनावी नतीजों का निश्चित तौर पर आगामी सभी विधानसभा चुनाव और फिर इसके बाद में लोकसभा चुनाव पर असर पड़ेगा, ये तमाम राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है। लिहाजा बीजेपी अपनी तैयारियों में जुट गई है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मध्य प्रदेश एक ऐसी जगह जहां ये दावा किया जा रहा है कि चुनावी रणनीति से लेकर प्रियंका के चेहरे तक हर चीज़ कर्नाटक के अंदाज में रखी जाएगी। राजस्थान की अपनी सियासी मजबूरियां हैं, छत्तीसगढ़ का अपना सियासी समीकरण है, लेकिन मध्य प्रदेश वो राज्य है जिसको लेकर कांग्रेस बहुत आश्वस्त दिखाई दे रही है। ऑपरेशन लोटस कर्नाटक में हुआ, जैसा ऑपरेशन लोटस का नाम निकला, और उसके बाद में कुछ इसी अंदाज में मध्य प्रदेश में भी बीजेपी की सरकार की वापसी हुई थी। शिवराज सिंह चौहान दोबारा आए थे, कमलनाथ की कुर्सी चली गई थी, ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी में शामिल हो गए थे। लेकिन अब ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर जो विरोध के सुर दिखाई पड़ रहे थे हाल के दिनों में, कर्नाटक चुनाव के बाद वो और गहराने वाले हैं। और इन चुनाव के जो नतीजे आए हैं, इससे भारतीय जनता पार्टी की हार के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया को एक बड़ा झटका लगेगा। एमपी चुनाव में ज्योतिरादित्य सिंधिया समर्थकों की बढ़ सकती है मुश्किलें। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के रिजल्ट का असर अब मध्य प्रदेश के चुनाव पर भी पड़ेगा। क्या कर्नाटक चुनाव में करारी हार के बाद मध्य प्रदेश में रणनीति बदलेगी बीजेपी? ये एक बड़ा सवाल है। हिमाचल के बाद कर्नाटक में मिली हार ने मध्य प्रदेश समेत 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा की रणनीति की समीक्षा करने के लिए पार्टी को मजबूर कर दिया है। दरअसल कर्नाटक विधानसभा चुनाव में भाजपा ने अपने 31 मंत्रियों में से 25 पर भरोसा जताया था और उन्हें उनकी पारंपरिक सीट से ही चुनाव मैदान में उतारा था। 25 में से 13 मंत्री चुनाव हार गए हैं। इतना ही नहीं, 2019 में कांग्रेस जेडीएस की सरकार गिराने वाले 14 में से 8 विधायकों को भी जनता ने नकार दिया है।
बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व भले ही राजनीति में परिवारवाद का विरोध करता है, लेकिन कर्नाटक में 20 से ज्यादा मंत्रियों, विधायकों और सांसदों के बेटे बेटियों समेत अन्य रिश्तेदारों को चुनाव मैदान में उतारा गया और उसका परिणाम यह हुआ कि ऐसे 15 कैंडिडेट चुनाव हार गए। वहीं राजनीतिक जानकारों का कहना है कि कर्नाटक और मध्य प्रदेश के राजनीतिक हालात एक जैसे हैं। जिस तरह 2019 में कर्नाटक में कांग्रेस जेडीएस की सरकार गिरी थी, ठीक एक साल बाद मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार सिंधिया और उनके समर्थकों की बगावत की वजह से सत्ता से बाहर हो गई थी। भाजपा हमेशा परिवारवाद के खिलाफ बात करती रही है। नेता पुत्रों को हम टिकट नहीं देंगे। मध्य प्रदेश में 2018 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने कई टिकट दिए, जैसे कि कैलाश विजयवर्गीय के बेटे आकाश विजयवर्गीय को टिकट दिया गया। इस बार कई बड़े नेताओं के बेटे दावेदार हैं। हालांकि अब कहा जा रहा है कि टिकटों के फैसले में स्थानीय समीकरणों को महत्व मिलेगा। और आकाश विजयवर्गीय बहुत मजबूत हैं, जहां से वो चुनाव लड़े वो जीत कर भी लाए हैं। और कैलाश विजयवर्गीय, रमेश मेंदोला, आकाश विजयवर्गीय, इंदौर का बहुत ही मजबूत वोट बैंक है बीजेपी का, तो बीजेपी इसमें छेड़छाड़ नहीं करती है, वो इस मामले से इतर दिखाई देता है। लेकिन वंशवाद या परिवारवाद की बात करने वाली बीजेपी ने यह देखा कि पूरे कर्नाटक में येदुरप्पा से लेके ईश्वरप्पा से लेके हर बड़ा नेता जो है वो अब अपने बेटे को राजनीतिक विरासत सौंपने की तैयारी कर रहा था। तो जो एक समय पर बड़ी ताकत थी, एक ऐसा जुमला या एक ऐसी बड़ी बात थी जिसको बीजेपी हर मंच पर कहती रही, वो उसके लिए भी परेशानी का सबब बन रही है, जैसे जैसे शक्ति बीजेपी के अलग अलग राज्यों में बढ़ी है। अब भाजपा में वरिष्ठ नेताओं के जो बेटे या बेटियां राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ा सकते हैं, उन्हें मौका मिल सकता है। इस कड़ी में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के बेटे कार्तिकेय, ज्योतिरादित्य सिंधिया के बेटे महाआर्यमन, नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे देवेंद्र सिंह, गोपाल भार्गव के बेटे अभिषेक, डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के बेटे सुकर्ण, कमल पटेल के बेटे सुदीप, प्रभात झा के बेटे तुष्मुल और गौरीशंकर बिसेन की बेटी मौसम शामिल हैं। अभी इतने सारे नाम हैं, सब राजनीतिक तैयारियां कर रहे हैं, पिता की ही विरासत है। आइए हम आपको बताते हैं कि कर्नाटक चुनाव का असर कैसे मध्य प्रदेश में देखने को मिल सकता है। कर्नाटक के चुनाव परिणाम का सीधा असर मध्य प्रदेश की राजनीति पर भी पड़ना तय है। 6 महीने बाद प्रदेश में चुनाव होना है। यहाँ भी भाजपा के कमोबेश वैसे ही हाल हैं जो कर्नाटक में थे। कर्नाटक की तरह ही मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार बड़ा मुद्दा है। शिवराज सरकार के मंत्रियों पर सबसे ज्यादा आरोप हैं। सरकार में अफसरशाही के दबदबे के अलावा पार्टी कार्यकर्ताओं और स्थानीय नेताओं की नाराजगी भी सबसे अहम मुद्दा है। शिवराज सरकार की अनेक लोक लुभावन घोषणाओं के बावजूद कई सर्वे रिपोर्ट्स में भाजपा की हालत खराब नजर आ रही है। मुख्यमंत्री के प्रति पार्टी के ही वरिष्ठ नेताओं में गहरी नाराजगी है। पार्टी के कार्यकर्ता भी अपने सीएम से जबरदस्त निराश दिख रहे हैं। इसका मुख्य कारण अफसरशाही है, जहां पार्टी कार्यकर्ताओं की सुनवाई नहीं हो रही है। ये बातें जो हैं ये एक नैरेटिव है। ये विपक्ष की तरफ से जब आरोप लगते हैं, और कर्नाटक में देखिए जो आरोप लगाए जा रहे थे उस पर काउंटर किया जा रहा था बीजेपी की तरफ से, लेकिन उन आरोपों का बड़ा असर पड़ा है। आप देख रहे हैं कि छोटी जीत नहीं है, कांग्रेस की बहुत बड़ी जीत है। तो कांग्रेस की इस जीत में निश्चित तौर पर ये सारी बातें, चाहे वो भ्रष्टाचार का मुद्दा हो, सरकार के खिलाफ नाराजगी हो, सारी चीज़ें चली हैं। और जब एक के बाद दूसरा राज्य आप जीतते हैं तो फिर आप तीसरे राज्य में भी इस जीत के साथ में और इन मुद्दों के साथ में उतरते हैं। तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस इसी तैयारी के साथ उतरने वाली है। अब यूं तो कई सर्वे आते, देखिए आमतौर पर मैं अपनी रिपोर्ट्स में कई जो दूसरे सर्वे होते हैं उनका जिक्र नहीं करता हूं, फिर भी एक अंदाज़ा मिलता है कि आप ये अंदाज़ा लगा पाएंगे किस तरह के मुद्दे हैं, क्या सवाल पूछे जा रहे हैं। तो कुछ सर्वे रिपोर्ट्स हैं, उनमें सरकार की स्थिति को नाजुक बताया गया है। हालांकि थोड़ा जल्दबाजी है अभी मध्य प्रदेश के विषय में कहना। आखिरी कुछ दिनों में चुनाव का माहौल देखने को मिलता है। कर्नाटक में जैसे माहौल चढ़ गया था, पे सीएम और 40% कमीशन, वो अभी ऐसा कोई बड़ा मुद्दा यहाँ पे बना नहीं है। लेकिन निश्चित तौर पर अब कांग्रेस रुख करने वाली है और प्रियंका को लेकर एक बड़ी स्ट्रैटेजी बनाई जा रही है। मैं इस पर अलग से एक रिपोर्ट आपके लिए बनाऊंगा। सुनील कानूगोलू, प्रियंका, ये बहुत महत्वपूर्ण किरदार रहे कर्नाटक के, कैसे मध्य प्रदेश में एक्टिव हो गए। लेकिन एक बार फिर लौटते हैं मध्य प्रदेश की सियासत पर। कर्नाटक के चुनाव परिणाम आने के बाद आने वाले दिनों में मध्य प्रदेश के कई बड़े नेताओं का भविष्य तय होगा। लंबे समय से संगठन में बदलाव की मांग की जा रही है, जबकि लंबे अरसे से मंत्रिमंडल के विस्तार से लेकर कई नियुक्तियों का मामला लंबित है। पार्टी अब जल्द इस पर निर्णय लेगी ताकि असंतोष को खत्म किया जा सके। हाल ही में सत्ता और संगठन ने हर जिले में जाकर कार्यकर्ताओं से मिलकर गोपनीय सर्वे भी किया है। सीएम शिवराज सिंह चौहान भी टिकट के ख्वाहिशमंदों की रिपोर्ट ले चुके हैं। टिकटों के दावेदारों के लिए 3 इंटरनल सर्वे भी किए जा रहे हैं।
खुद ज्योतिरादित्य सिंधिया भी अपने समर्थकों और अपनी स्थिति जानने के लिए सर्वे तक करवा चुके हैं। संगठन के सर्वे में मोटे तौर पर यह बात निकलकर सामने आई है कि सत्ता और संगठन के बीच तालमेल की कमी है, कार्यकर्ताओं में असंतोष है, जबकि सीएम के सर्वे में मंत्रियों के प्रति नाराजगी और संगठन की कमजोरी उजागर हुई है। संगठन ने अपने सर्वे में दावा किया कि अफसरशाही इतनी हावी है कि कार्यकर्ताओं और लोकल नेताओं की सुनवाई नहीं हो रही है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के बाद अब भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों का फोकस 5 राज्यों में शिफ्ट होने जा रहा है। हिंदी पट्टी के अहम राज्य मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ दोनों में सीधा मुकाबला है। इन तीनों राज्यों में एकमात्र मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार है, बाकी दोनों जगह पर कांग्रेस की सरकार है। बीजेपी की कोशिश है कि 2023 में वो तीनों राज्यों में फिर से सत्ता पर काबिज हो सके। इस सबके बीच में ज्योतिरादित्य सिंधिया, इनको नहीं भूलना चाहिए, ये इनके लिए भी बड़ी चुनौती है। देखिए, एक तरफ तो वो चेहरे के तौर पर सामने आ रहे थे, लेकिन यहाँ तो उनके साथ आए हुए समर्थकों को अभी संभालना बड़ा मुश्किल हो रहा है, या उनको जगह दे पाना एक बहुत बड़ी चुनौती है। जहाँ जहाँ भी सिंधिया समर्थक विधायक हैं जिनको मंत्री बनाया गया है, वहाँ पर पहले से भी बीजेपी के कई बड़े नेता हैं, और यहीं से ये टकराहट शुरू हुई कि भंवर सिंह शेखावत हैं, और हमने देखा सत्यनारायण सत्ता ने ये बयान दे रहे हैं, लेकिन कैलाश जोशी के सुपुत्र दीपक जोशी जिस तरीके से पार्टी में चले गए, पार्टी से पाला बदल लिया और कांग्रेस में चले गए, उससे ये स्पष्ट होता है कि बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। और कर्नाटक के नतीजों के बाद ये घमासान बढ़ने वाला है, क्योंकि कांग्रेस उत्साहित है, और बीजेपी में अगर कोई आपसी टसल होती है या आपसी खींचतान होती है तो पार्टी को कितना बड़ा खमियाजा पहुंचा सकती है, इसका बहुत बड़ा उदाहरण कर्नाटक है। मन से उजाला कर चले, मन से उजाला